देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें एलआर सर्किट में देखी थी, ठीक है। और एलआर सर्किट में जो मेजॉरिटी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आरसी सर्किट जैसे मिलते जुलते ही हैं। भाई करंट का वेरिएशन हो गया, एक्सपोनेंशियल है। हाँ, इसमें ये है कि t इक्वल टू 0 पे ये जो इंडक्टर है इसका बिहेवियर जो है वो ओपन सर्किट है, और लॉन्ग टाइम आफ्टर इसका बिहेवियर शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम ध्यान रखना चाहते हो तो तुम ये ध्यान रखो कि इंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि स्विच क्लोज करने के पहले इससे जो करंट पास हो रहा होगा और स्विच क्लोज करने के बाद इससे जो करंट पास हो रहा होगा, मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले और स्विचिंग के जस्ट बाद करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर हमेशा सेम रहेगी। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में क्या था, इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो स्विच क्लोज करने के बाद भी ये जो करंट का कर्व है ये 0 से ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है। फाइनली ये E बाई आर हो जाएगा, यानी लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडक्टर बिकम्स वायर, ठीक है। और ये इसका करंट का वेरिएशन है, मेन बात तो यही है। देन डीके में भी यही बात बोलते हैं, डीके में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डीके होगी। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे और एचसीवी के सॉल्व कर लिए हैं सारे तुमने, ठीक। तो एक ये पॉइंट और इसमें, तो एक ये वाला क्वेश्चन करो तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पैकेज का ही है वैसे, बट करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने जो बेसिक बात बताई है वो अप्लाई करते हैं, और बेसिक बात ये है that current flowing through the inductor just before and just after the switching remains same। तो इसमें क्वेश्चन है कि the instant after the switch in the circuit is opened, तो ऐसे देखो, when switch was closed for a long time, when switch was closed for a long time, then current through battery कितना था, क्योंकि करंट थ्रू बैटरी और करंट थ्रू इंडक्टर सेम ही था, तो एक तरह से R1 R2 पैरेलल में होंगे, और R1 R2 अगर पैरेलल में है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट्स एंड डिवाइडेड बाई R1 R2 का कॉम्बिनेशन। तो R1 R2 का कॉम्बिनेशन मतलब 8 and 4, तो ये हो जाएगा 8 into 4 अपॉन 8 plus 4। तो ये देखो कितना आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आती है 4.5 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब आप समझना कि इस सर्किट में 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था जिस वक्त हमने ये स्विच ओपन किया। तो मान लेते हैं कि ये स्विच ओपन किया है t इक्वल टू 0 पे, और हमको ओपन करने के तुरंत बाद ही ऑप्शंस भी बताने हैं, तो ओपन करने के तुरंत बाद भी करंट की वैल्यू 4.5 ही रहेगी। ये वाला R1 रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। तो अब ये बताओ कि पहले 4.5 क्या हो रहा था कि ये जो 4.5 था ये इन दोनों में डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि दोनों तरफ जाने का रास्ता था। अभी हमने ये ओपन कर दिया है, लेकिन ये करंट सेम ही है, ये चेंज होनी नहीं है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा का पूरा 4.5 अब ये 4 से जाने लगेगा, तो यही 4.5 एम्पियर इधर से जाने लगेगा। अब हमको अगर ये पता करना है कि ए हायर है बी हायर है, तो हम एक काम करते हैं, ए और बी इंडक्टर को छोड़ के बाकी सर्किट से वी ए माइनस वी बी निकालते हैं। तो वी ए माइनस वी बी बाकी सर्किट से कैसे निकालेंगे, तो ए से चल के हम बी तक पहुंचेंगे इस रास्ते से। देखो ए से चल के बी तक पहुंचते हैं इस रास्ते से, और पता चल जाएगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। तो अगर इधर से चलेंगे तो ध्यान से देखो, बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले पड़ रहा है तो 12, और रेजिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4 इंटू 4.5, तो ये आ जा रहा है 12 माइनस 18 आ जा रहा है, यानी ये वैल्यू -6 वोल्ट आ रही है। तो हमें यहां से पता चल जाएगा हेंस बी इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल। क्यों भाई, तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इस इंडक्टर में जो बैटरी इंड्यूस हो रही है उस बैटरी का ईएमएफ इस तरह से है। अगर हमें केवल इतनी सी ही बात बतानी हो कि बैटरी कौन से डायरेक्शन में है, कौन सा हायर है, तो वो हम ऐसे भी बता सकते थे कि देखो स्टार्टिंग में करंट 4.5 है, ये बताओगे कि इस सर्किट में लॉन्ग टाइम के बाद क्या करंट होगी। क्यों भाई, इस सर्किट में लॉन्ग टाइम के बाद क्या करंट होगी, बताओ। लॉन्ग टाइम के बाद जो करंट होगी वो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 होगी। इसका मतलब पहले 4.5 है और बाद में 3 है, यानी करंट डिक्रीज कर रही है, और करंट डिक्रीज हो रही है तो इंडक्टर क्या चाहेगा कि करंट डिक्रीज नहीं हो,
तो करंट डिक्रीज ना होने के लिए इंडक्टर अपना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट के सपोर्ट में लगाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट हायर होगा, ये लोअर होगा। ठीक है ना। इनफैक्ट हम एक अप्रोक्सीमेटली ये भी बता सकते हैं कि इसमें ग्राफ कैसा होगा करंट वर्सेस टाइम का। अगर हमें ड्रॉ करने को आए तो हम बता तो सकते ही है कौन सा ग्राफ होगा। इसमें स्टार्टिंग करंट होगी 4.5 एम्पियर और फाइनल करंट होगी इसमें 3 एम्पियर। तो 4.5 से 3 का जो वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है ना, ये ग्राफ आएगा। क्लियर है क्वेश्चन, बताइए। यस यस सर। नेक्स्ट देखो एक और। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बीच में ही सर्किट चेंज हो जा रहा है। तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से, इंडक्टर तो वही है, तो जब हम स्विचिंग कर रहे हैं तो इंडक्टर से जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्विचिंग करंट सेम रहेगा। तो जो बाद वाला सर्किट होगा उसमें जो करंट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो करंट जीरो से इंटीग्रेट नहीं होगी। बस इतना चेंज आना है इसमें। पहले वाले सर्किट के हिसाब से इंडक्टर में करंट निकालना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडक्टर में क्या करंट होगा। और फिर जो दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में जब हम नॉर्मल केवीएल लगा के आई और टी इंटीग्रेट करते हैं तो उस आई में जीरो से स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि पहले से वो करंट है इंडक्टर में, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करना है। इतना काम है इसमें। देखो इसमें इसमें ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर टी लेस देन 0.1 ln2, यानी कि व्हेन S1 S2 आर क्लोज्ड। तो देखो अगर S1 S2 दोनों क्लोज्ड होंगे तो 40 ओम सर्किट में नहीं होगा, यानी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 10 ओम का होगा। और करंट का अगर हमें फंक्शन लिखना हो तो करंट का फंक्शन ये है E बाई आर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ई की जगह 100 हो जाएगा, आर की जगह 10 आएगा, एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 10 इंटू टी, टी मतलब है 0.1 ln2 एंड डिवाइडेड बाई एल, एल का मतलब है 1। तो क्या ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 5 एम्पियर आ रही होगी। इतना क्लियर है। यस अब इसके बाद आफ्टर टी ग्रेटर देन 0.1 ln2, जिसमें S1 क्लोज्ड है लेकिन S2 जो है वो ओपन कर दिया है। तो देखो S2 अगर ओपन कर दिया और हम इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे तो बनेगा माइनस ई, ठीक है, प्लस आई R1 प्लस R2 एंड एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है। सर्किट हम अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर इक्वेशन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन अवेलेबल नहीं है जिसमें जीरो, हमने जो फॉर्मूला प्रूफ किया है, ये वाला जो फॉर्मूला प्रूफ किया हम लोगों ने, ये तब प्रूफ किया जब स्टार्टिंग करंट जीरो है। तो अगर कोई और केस होगा तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, इसलिए दोबारा ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा -100 प्लस 50i एंड प्लस डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो डी आई अपॉन क्या बचेगा, 100 माइनस 50i और इक्वल टू डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 5 एम्पियर से आई तक इंटीग्रेट करेंगे, और टाइम की वैल्यू चाहो तो 0.1 ln2 से 0.2 ln2 कर दो, वो तो वैसे भी लीनियर है। तो यहां से देखो आई कितना आता है सॉल्व करके। बताओ सॉल्व किया तो कितना आता है। तो मेरे पास जो आंसर है उससे ये आना चाहिए 67/32 आना चाहिए। बताओ 67/32 नहीं है।
ये आ जाएगा -1/50 ln ऑफ 100 माइनस 50i अपॉन 100 माइनस 250, तो ये -150 हो जाएगा इक्वल टू 0.1 ln 2। अब इसको करो सॉल्व, ln हटाओ यहाँ से। आ रहा है नहीं आ रहा है? देख लो करके, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है फिर ये आंसर। एक और इसमें क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और ये क्वेश्चन है, ये और ट्राई करो। इस केस में इस क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन नजर आएगा, क्योंकि कई सारे बैटरीज हैं और पैरेलल वगैरह कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बट अगेन मैं कहूंगा कि इसमें देखोगे तो इंडक्टर तो एक ही है ना, क्यों भाई? इंडक्टर इसमें सिंगल ही है, तो इसको हम लोग सिंगल इंडक्टर वाले सर्किट से भी रिड्यूस कर सकते हैं। और एक और तरीका ये भी है कि तुम चाहो तो इन दोनों बैटरीज का कॉम्बिनेशन निकालोगे तो ये एक बैटरी में रिड्यूस होगा। एक्चुअली है क्या, इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा स्पेशल है। पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर तुम ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो हमेशा 2 वोल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी लगी हुई है, उसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो करंट पे बेसिकली डिपेंड करेगा ही नहीं। वी ए माइनस वीबी की वैल्यू ऑलवेज 2 वोल्ट है। तो अब अगर वी ए माइनस वीबी 2 वोल्ट है तो मान लो थोड़ी देर के लिए सर्किट है ही नहीं, तो एक बैटरी ये है 2 वोल्ट और एक बैटरी ये है 3 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट ध्यान से देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फेड कर रही है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा वी, मतलब एक ही बैटरी बचेगी वी की, और वो जो करंट होगा वो इस आर पे और एल पे हम डिपेंडेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इंडक्टर से करंट लिखें आई एल, ध्यान से देखो, तो आई एल तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये बन जाएगा वी अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। ये बताओ सबसे पहले ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो इंडक्टर से अगर करंट मिल गया है आई एल और ऊपर जा रहा है कैपिटल आई, हमको निकालना है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा आई एल माइनस आई। तो तुम चाहो तो अब इस लूप में लूप रूल लगा दो कैपिटल आई निकालने के लिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो उसमें अगर लूप रूल लगाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई एल माइनस आई और इंटू आर एंड प्लस वी इज इक्वल टू 2v। तो यहां से देख लो क्या बचेगा, तो आई एल माइनस आई इक्वल टू आ रहा है वी अपॉन आर, तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू हो जाएगी आई एल माइनस वी अपॉन आर। तो ये क्या बच रहा है, क्या ये माइनस ऑफ वी अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल आ जा रहा है, बस हो गया। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन निकाली है इसको निकालने के लिए तुम वो मेथड भी लगा सकते हो जो मैंने सिंगल इंडक्टर के लिए बताया है, कि स्टेडी स्टेट में इसके थ्रू करंट निकाल लो तो वो करंट नहीं आएगी, और फिर बैटरी को कर दो शॉर्ट, तो इस बैटरी को शॉर्ट करोगे तो ये हट जाएगा, और इस बैटरी को शॉर्ट कर दो तो सिर्फ आर बचेगा, यानी आर इक्विवेलेंट की जगह आर आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे भी। ठीक है, तो एलआर सर्किट में और कुछ नहीं है, बस इतनी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, कुछ पूछा जाएगा तो इतने में से ही है। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सेल्फ इंडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा
म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है इसको भी देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने एक ही बैटरी ली थी, एक ही कॉइल लिया था। म्यूचुअल इंडक्शन समझने के लिए हम लोग दो अलग अलग कॉइल लेते हैं, ठीक है। और कॉइल 1 और कॉइल 2 का सर्किट वैसे ही बना रहे हैं जैसे कॉइल 1 का पहले बनाया था, कि उसके सर्किट में एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, और एक ये स्विच लगा दिया है। ये हो गया कॉइल 1 और ये हो गया कॉइल 2। इस तरह से ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे एट t इक्वल टू 0, सपोज दिस स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, तो कॉइल 1 का जो करंट है I1, कॉइल 1 का जो करंट है I1, क्या वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। और उस करंट के इंक्रीज को ये कॉइल 1 अपोज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अब क्या है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब कॉइल 1 से करंट पास हो रहा है, तो तुम ध्यान से देखो तो कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 से भी लिंक होगा। यानी कि जब कॉइल 1 से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल 2 से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर कॉइल 2 से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्रॉम यूजिंग फैराडेज लॉ वी कैन से देयर मस्ट बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ in coil 2, and this induced EMF in coil 2 will oppose change in flux passing through coil 2। तो होगा क्या, coil 1 में करंट चेंज है और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें coil 2 में नजर आएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं। हालांकि ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट भी है, अगर तुम्हें याद हो तो पहले लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा हो क्यों रहा है, तो फैराडेज लॉ ही है कि कॉइल 1 में जब करंट चेंज हो रहा है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 2 से भी लिंक्ड है, और जब कॉइल 2 से भी लिंक्ड है तो कॉइल 2 से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और कॉइल 2 से फ्लक्स चेंज कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। तो कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, तो इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल रहे हैं, ऐसे समझ लो। इट इज फैराडेज लॉ बट इट इज ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है, बोलो। तो ये डायग्राम बना के इसमें बस लिख लो, इतनी बात लिखना है इसमें ये है, व्हेन current passing through coil 1 changes with time, magnetic flux linked with coil 2 due to current in coil 1 also changes, ठीक है, and it induces an EMF in coil 2 which opposes the change in magnetic flux, which opposes the change in magnetic flux। तो ऐसे लिख सकते हैं, this phenomena is called mutual induction। This phenomena is called mutual induction, ठीक है, बोलो। अब नीचे इसमें लिखेंगे कि फ्लक्स लिंक्ड विथ coil 2 due to
करंट इन कॉइल 1, तो फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, इसको हम लोग लिख रहे हैं phi 2 1. phi 2 1 का मतलब ये हो गया कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1. सो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I1 होगा, ये बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो? कॉइल 2 से पास होने वाला फ्लक्स कॉइल 1 के करंट के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना? होगा. Yes. Yes sir. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल आएगा. तो यहाँ पे अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और इसको हम लोग लिखेंगे M21. ठीक है, एंड दिस M21 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस of coil 2 with respect to coil 1. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1. हालांकि ये भी सेल्फ इंडक्टेंस जैसा ही है, यूनिट तो सेम ही बनेगी डेफिनेटली, यूनिट इसकी वेबर पर एम्पियर हो जाएगी. ठीक है ना, सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस. आगे फिर और लिखते हैं थोड़ा सा कि इफ instead of coil 1, if instead of coil 1 current changes in coil 2, then flux linked with coil 1 due to करंट I2 इन कॉइल 2. सपोज हम क्या कर रहे हैं, कॉइल्स की लोकेशन को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉइल्स वैसे की वैसे ही रखी हैं, सिर्फ हमने बैटरी वाला जो सर्किट है वो कॉइल 1 से हटा के कॉइल 2 में लगा दिया है. तो अब जाहिर सी बात है कॉइल 2 का रेजिस्टेंस हो सकता है कुछ और होगा, तो सर्किट में करंट कुछ और आएगा, तो उस करंट को हम लोग बोल रहे हैं I2. अब क्या है कि कॉइल 2 में करंट चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं कॉइल 1 में. तो इस केस में क्या होगा कि जो phi 12 होगा, क्या वो प्रोपोर्शनल आएगा I2 के, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि phi 12 जो होगा इक्वल टू M12 इंटू I2. देखो, तो ये जो M12 है, इस M12 को हम लोग बोलते हैं दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. देखो यहां तक पहले नोट करो. तो करंट हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट हम किसी में भी देख सकते हैं, तो प्रोसेस तो म्यूचुअल इंडक्शन ही कहलाएगा, लेकिन फ्लक्स लिंक्ड अलग होगा, करंट अलग होगा. ठीक है, तो नीचे हम लोग ये बात लिख देते हैं, बट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, मतलब कैसा भी कॉइल हो, दोनों कॉइल चाहे जैसी हो, M12 और M21 की वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी. मतलब वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, और ज्योमेट्री को हम चेंज नहीं कर रहे हैं. तुम अगर ध्यान से देखो तो अगर हम ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बैटरी को इधर से उधर लगा रहे हैं, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना, जैसे इसको लॉजिकली समझ सकते हैं. जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक सोलेनॉइड है, ये हो गया सपोज सोलेनॉइड 1, ठीक है, और एक और सोलेनॉइड है सोलेनॉइड 2, और इनको हमने इस तरह से करा है, ऐसे समझ लो कि दोनों कॉइल्स को एक साथ लपेटा है, बिल्कुल आइडेंटिकल दोनों सोलेनॉइड है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही दूसरे से फ्लक्स पास हो रहा है. तो ये जो सिचुएशन बनती है, ये सिचुएशन होती है
मैक्सिमम कपलिंग की, मैक्सिमम कपलिंग है। तो इस केस में तो क्या होगा कि M1 M2 की वैल्यू सेम ही आएगी एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो M1 M2 होंगे, M1 M2 इक्वल तो होंगे ही, क्योंकि सोलेनॉइड 1 सोलेनॉइड 2 वो तो हमेशा ही सेम रहने। और वो जो M होगा क्या वो L के भी इक्वल होगा, ये बताओ, ये क्लियर है या नहीं। अगर हम कॉइल 1 में करंट पास कराते हैं, सोलेनॉइड 1 में करंट पास कराते हैं, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड 1, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड 1 अगर I1 है, I1, तो वो जो phi1 होगा क्या वो L1 I1 के इक्वल होगा, और phi21 जो होगा तो क्या उसको हम M21 इंटू I1 लिखेंगे। लेकिन इस केस में इन दिस केस जो phi21 है क्या वो phi1 के इक्वल होगा ना। तो यहां तो हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे कि M21 जो है वो L1 के इक्वल ही आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इस केस में M और L की वैल्यू सेम ही आ जाएगी। इन जनरल अगर हम लिखें इस बात को, इन जनरल when two coils with self inductances L1 and L2 are coupled, ठीक है, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हो गई, दिस इज द सिचुएशन जब उनकी कपलिंग मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर उनकी कपलिंग मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कपलिंग नहीं है, तो उनका जो M बनेगा वो K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L1 L2 बनेगा, ठीक है, वेयर K इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल्स को हमने कितना सुपर इम्पोज किया है। अगर कंप्लीटली किया है तो कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू सीधे सीधे 1 हो जाएगी, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पार्ट की जरूरत आईआईटी में तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस मैंने बता दिया ऐसे ही। हमें केवल M निकालने की जरूरत पड़ेगी इस केस में, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए। अब देखो फाई हम लोगों ने निकाल लिया, तो अगर हम ईएमएफ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख देते हैं। ईएमएफ पहले लिखा नहीं हम लोगों ने, यहाँ पे जो ईएमएफ है यानी E2 की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ d∅21 अपॉन dt, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ M21 एंड di1 अपॉन dt, ये E2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे E1 निकालें तो E1 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ d∅12 अपॉन dt, ये हो जाएगा माइनस ऑफ M12 इंटू di2 बाई dt, ठीक है ना। यहां तक पार्ट जो है वो ज्यादा क्लियर रखना, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कपलिंग वगैरह नहीं है सिलेबस में वैसे तो, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें कोई ज्यादा खास क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही बनता है कि M कैसे कैलकुलेट करेंगे, M कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन आए हैं पास्ट में वो भी बहुत सीधे सीधे आए हैं, नोट करना है कुछ नोट कर लीजिए पहले। देखो इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस
in following cases. इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, और b जो है वो a से काफी छोटा है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में सेपरेशन x है। ठीक, इसमें भी इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, एंड b इज वेरी वेरी लेस देन a। इस केस में को प्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं। नेक्स्ट केस में ये एल लेंथ का एक स्क्वायर लूप है, और ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, इनके बीच में निकालना है। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका सीधा है, हमें किसी एक कॉइल में करंट पास कराना है और दूसरे कॉइल से फ्लक्स कितना लिंक है वो कैलकुलेट करना है। अब करंट किस में पास कराया जाए और फ्लक्स किस से निकाला जाए, ये हमको डिसाइड करना है। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे आसान हो। करो ट्राई, बताते हैं फिर। निकाला इसमें। Yes, sir. पहले वाले में एक काम कर सकते हैं, बड़ी वाली रिंग में करंट एज्यूम करो, तो छोटी वाली रिंग से पास होने वाला फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे? मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और जब फ्लक्स निकालेंगे तो उसका पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू आई आ रहा है। तो तुम ध्यान से, तुम्हें दिख गया होगा कि ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यही क्या बन जाएगा, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस। निकाल लिया ना? Yes. Yes, sir. ऐसे इसमें भी बड़ी वाली कॉइल में हम करंट लेंगे, तो सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a और इंटू आई। तो ये वाला जो कांस्टेंट है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं कि क्वेश्चन पूरा हो जाता है, फ्लक्स निकाल लेते हैं, बट पता ही नहीं चलता है कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, क्योंकि है तो फैराडेज लॉ ही। ठीक है ना? देखते हैं, भी ये क्वेश्चन था आईआईटी में। फिर जैसे ये है, इसमें करंट हम आई लेंगे, तो इसको कैसे निकाला? फ्लक्स निकालने के लिए इसमें हम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन एक्स और एल डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे x की वैल्यू a से लेके a प्लस एल तक। तो ये वैल्यू फ्लक्स की आएगी म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एंड एल एन ऑफ a प्लस एल अपॉन a एंड टाइम्स i। तो फिर से मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट m हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ट्राई करो।
हालांकि इस क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा कोई वर्ड यूज नहीं है, बट प्रोसेस तो वही है। चलो ठीक है, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना अपने आप कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं फिर, ठीक है इसको।